अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने अपना चैप्टर 6 स्टार्ट करना है जो कि आपकी हैं गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग्स। ठीक है, जो कि आपकी जीआईटी में यूज़ होती हैं। जीआईटी का मेन रोल देख लेते हैं। बेसिकली ये फूड को प्रोसेस करता है सबसे पहले, उसके बाद उसे डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट के बाद उसे एब्जॉर्ब करता है और रिमेनिंग को एक्सक्रीट आउट करने में रोल प्ले करता है। ठीक है, जो जीआईटी का मेन पोर्शन है वो आपका माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस पे ख़त्म होता है। अगर हम इसके पार्ट्स को वापस से देखें तो उनमें आपके माउथ आ जाता है, ईसोफेगस आ जाता है, फिर आपका स्टमक आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आएंगे, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके मेजर पोर्शंस हैं। उसके अलावा इसके साथ जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं उनमें लिवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लेडर, ये सारे रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मेनली इसका जो रोल है वो आपकी इंजेशन में है, एब्जॉर्प्शन में है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में भी, उसके अलावा एक्सक्रीशन में भी, जो कि अनएब्जॉर्ब जो भी अनएब्जॉर्ब प्रोडक्ट्स होते हैं उन सबको एक्सक्रीट आउट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ फेसिस। अब इधर की जो जीआईटी के कुछ डिजीजेस हैं उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी आ जाती है पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। फिर आपकी डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है और इमेसिस है। ये आपकी कॉमनली जो हैं आप कह लें कि डिजीजेस हैं जो हम नॉर्मली डील करते हैं, तो उन्हें हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका अल्सर को देख लेते हैं। अल्सर ना किसी भी रीजन का हो सकता है। हमने ना ये पढ़ा था कि बेसिकली आपकी जो लाइनिंग होती है उस पे ना म्यूकस की लेयर होती है, जो आपके सबसे आउटर लेयर होती है जीआईटी की, उससे कवर कर रहे होते हैं आपके म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स, जिन्हें हम गॉबलेट सेल्स भी बोलते हैं। और वो म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और वो पूरी एक आपके जीआईटी में थ्रू आउट द जीआईटी ये लेयर बनी होती है। अगर किसी रीज़न की वजह से ये लेयर सही काम नहीं कर रही और ये सही बन नहीं रही, इसकी थिकनेस में डिफेक्ट आ जाता है, तो उस एरिया में क्या होता है, उस एरिया से ये रिड्यूस जिस एरिया से रिड्यूस होती है उधर एसिड का डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाता है। और जब एसिड डायरेक्ट कांटेक्ट होगा आपकी सेल्स की लेयर के साथ तो उससे वो डैमेज कॉज करता है और वहाँ पर क्या हो जाता है, वूंड सा बन जाता है। उस कंडीशन को हम बेसिकली अल्सर्स बोलते हैं। ये आपके किसी भी जीआईटी के रीजन में हो सकते हैं। अब जो पेप्टिक अल्सर है वो आपका स्टमक अल्सर को बोलते हैं। जब स्टमक में अल्सर्स हो जाएं तो उसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है गर्ड, जो है गैस्ट्रोइसोफिगल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें क्या होता है कि आपका जो कार्डिक स्फिंक्टर है, जो हमने आपकी पढ़ी थी स्टमक। ठीक है, स्टमक में आपका क्या था, देख लेते हैं थोड़ा सा। स्टमक के ना हमने कहा था कि जे शेप्ड ऑर्गन है। ठीक है, ये एक इधर इसका स्फिंक्टर होता है, एक इधर, मतलब डोर। ठीक है, तो जो आपके स्टमक को और इसोफेगस को सेपरेट करता है उसको हम बोलते हैं कार्डिक स्फिंक्टर। जो आपके स्टमक को और स्मॉल इंटेस्टाइन को सेपरेट करते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो बेसिकली आपका जो स्टमक कह लें वो क्या करेगा। अब वो जो कार्डिक स्फिंक्टर है ना स्टमक में, वो पूरी तरह से बंद नहीं होता। अब वो क्लोज नहीं होता तो कुछ जो स्टमक की सिक्रीशंस हैं वो आपके इसोफेगस में भी आ जाती हैं। जब वो इसोफेगस में आती हैं तो वहाँ पे बर्निंग शुरू हो जाती है, जलन शुरू हो जाती है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफिगल रिफ्लक्स डिजीज। ठीक है, इसे हार्ट बर्न भी बोलते हैं, क्योंकि ये ना कार्डिक स्फिंक्टर की वजह से हो रहा है और इसी के साथ आपका हार्ट भी होता है आ, ऊपर करके। ठीक है, तो बेसिकली यही रीज़न है, इसे हार्टबर्न भी बोलते हैं और गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज भी बोलते हैं। अब ना वन बाय वन हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि ड्रग जो हैं यूज़ होती हैं पेप्टिक अल्सर्स में वो कौन कौन सी हैं। अब देखें, ये जो अल्सर है ना, एक तो मैंने आपको रीज़न बताई कि वो म्यूकस की लेयर किसी रीज़न की वजह से ना क्या है, वो सही काम नहीं कर रही, सही बन रही नहीं है। एक कभी कभी ना ऐसे होते हैं कि कुछ बैक्टीरियाज भी
आपकी बॉडी में ऐसे होते हैं जो आ जाते हैं, जो ये म्यूकस की लेयर को डैमेज करते हैं और वहाँ पे वुंड्स की फिर आपको एंटीबायोटिक भी साथ देनी पड़ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले एंटी माइक्रोबियल एजेंट लिखा हुआ है मेट्रोनिडाजोल। एंटी माइक्रोबियल एजेंट यानी कि जो भी आपके माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, उनके अगेंस्ट आपकी जो मेट्रोनिडाजोल है वो यूज़ की जाती है उनको किल करने के लिए, और वो भी हम इस केस में देते हैं। फिर आपकी है हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसे हम सिमिटिडिन बोल रहे हैं। ठीक है, सिमिटिडिन, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, ये सारी इस क्लास में आ जाती हैं। फिर आपके पीपीआईज आ जाते हैं जिन्हें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स बोलते हैं, या ओमेप्राजोल। फिर उसके बाद आपके प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग आते हैं, एंटासिड्स आ जाते हैं, और म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स भी आ जाते हैं। इन सब को अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेट्रोनिडाजोल आ जाती है, जो कि आपकी कीमोथेराप्यूटिक्स में आ जाती है ड्रग। ये अब पेशेंट जो इनको पेप्टिक अल्सर होता है या ड्यूडेनल या गैस्ट्रिक अल्सर्स होता है उन्हें हम देते हैं। ठीक है, अब ये हम उस केस में देंगे जिसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होगी, जैसे कि कोई आपका एच पाइलोरी हो सकता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो सकते हैं, माइक्रो एरोफिलस बैक्टीरियम हो सकते हैं, जो भी जिसकी वजह से हुआ है उस केस में हम ये फिर फ्लैजल भी साथ देते हैं। मेट्रोनिडाजोल की कॉमन अगर फॉर्म देखें तो वो फ्लैजल होती है। ठीक है, उसके अलावा तो ये वाली जो थेरेपीज हैं हम ऐड करते हैं बेस्ड ऑन कि कौन सी बैक्टीरिया करिए। इसके अलावा भी हम एंटी बायोटिक्स देते हैं, लेकिन वो फिर पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है, होलिली एंड सोलिली। नेक्स्ट आपकी जो है सिमिटिडिन आ जाती है, जो कि आपकी हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। और ये जो H2 रिसेप्टर्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके स्टमक में, ये आपके ब्लड वेसल्स में, इन सब जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। ये अब जाकर क्या करती हैं, इन पे बाइंड कर जाती है और इन्हें ब्लॉक कर देती है, और जो हिस्टामिन होती है उससे इसके साथ बाइंड नहीं होने देती। ठीक है, अब ये बाइंड नहीं होने देती तो बेसिकली ना ये जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं, ये हिस्टामिन रिसेप्टर्स, ये ना आपकी इन्वॉल्व होते हैं एसिड के प्रोडक्शन में। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो आपकी हिस्टामिन होती है, ये बेसिकली H2 रिसेप्टर्स पे जब बाइंड करती है तो ये क्या करती है, एसिड की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है। तो ये जब हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर उस पर बाइंड करेंगे, उसे ब्लॉक कर देंगे, हिस्टामिन को बाइंड नहीं करने देंगे, और एसिड की प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देंगे। इन दिस वे ये जो आपकी वो बर्निंग कंडीशन होती है उससे आपको रिलीफ मिल जाता है। थेराप्यूटिक यूजेस क्या हैं? पेप्टिक अल्सर में यूज़ होती है, ठीक है, ड्यूडेनल, गैस्ट्रिक अल्सर, इन सब में यूज़ की जाती है ये आपकी हिस्टामिन्स काफ़ी इफेक्टिवली। एक्यूट स्ट्रेस अल्सर, ठीक है, अब ना आपका जब जो कंडीशन होती है स्ट्रेस की, अब स्ट्रेस क्या करता है, स्ट्रेस ना एसिड की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है। अब एसिड की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो आपको अल्सरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब उस केस में आपका क्या है, उस केस में इसकी इन्फ्यूजन्स दी जाती हैं, और फिर जो इंटेंसिव केयर के पेशेंट्स होते हैं उनको उनको भी दी जाती है, सो दैट उनको उस कंडीशन से, उस बर्निंग कंडीशन से रिलीफ मिल जाए। उसके बाद है गर्ड। गर्ड में भी ये यूज़ की जाती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, सॉरी, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज में। उसमें भी आपकी ये क्या होती है कि एसिड जो हो रहा होता है वो स्टमक से इसोफेगस में एंटर कर रहा होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लो डोजेज ऑफ H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो उसमें यूज़ होती हैं, ये ओवर द काउंटर भी दी जाती है, मतलब विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी ये दी जा सकती है। उसके अलावा अगर आप देखें तो हार्ट बर्न वगैरह की कंडीशन में ये यूज़ होती है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो आपकी जो ओरली ये वेल एब्जॉर्ब होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इनकी काफ़ी अच्छी होती है, और यूरिन के थ्रू ना ये बॉडी से रिमूव होते हैं। शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, और अगर आप देखें क्योंकि इनका एक्सक्रीशन यूरिन से हो रहा है, तो अगर किसी में किडनी डैमेज है या किडनी फेलियर का पेशेंट है तो उसमें सिमिटिडिन ज़्यादा देर तक स्टे करेगी बॉडी में। ठीक है, क्योंकि एक्सक्रीशन नहीं होगी उसकी प्रॉपरली।
एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हेडेक, डिजीनेस, डायरिया, मस्कुलर पेन, ये सब ये कॉज करती है। जो नेक्स्ट ड्रग है वो है आपके पीपीआईज, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जो आपके ओमेप्राजोल आ जाते हैं। जो ओमेप्राजोल, लेंजोप्राजोल, डेस वो जो इसोमेप्राजोल है, ये जितनी भी क्लासेस हैं, ईसो, राइजिक, ये सब जो हैं वो इसी में आ जाते हैं, पीपीआईज में। ये भी बेसिकली एसिड की प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं, लेकिन ये दूसरी तरह से काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपका जो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप होता है उसको ब्लॉक करते हैं। जब उसको ब्लॉक करते हैं तो बेसिकली आपके ना एसिड की प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, और ये बेसिकली ये पंप कहाँ पर होता है, ये आपके पेराइटल सेल्स में होता है, जो कि आपकी एसिड की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थेरेप्यूटिक यूजेस की बात करें तो ये आपके पेप्टिक अल्सर में यूज़ होते हैं, उसको हील करने में, क्योंकि एसिड की प्रोडक्शन कम होती जब होगी तभी वो आपकी म्यूकस की मेम्ब्रेन रिपेयर होगी, तो वो उसे टाइम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये अगर माइक्रोबियल एजेंट जितने भी होते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, उन सब के साथ भी ये यूज़ की जाती हैं। यूजुअली हम कोई भी मेडिसिन देते हैं, अगर पेशेंट को स्टमक इश्यूज हैं साथ, तो हम साथ में पीपीआईज दे देते हैं। ठीक है, ताकि उन्हें स्टमक इश्यूज ना हो। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो थोड़े ये डिले रिलीज फॉर्मुलेशन में भी आती हैं, ओरली एब्जॉर्ब अच्छी हो जाती हैं। लेनी आपने एम्प्टी स्टमक होती हैं फूड, क्योंकि देखें एसिड ना हमेशा, जब आप फूड के बारे में सोचते ही हैं ना, तो आपकी एसिड की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली हमने और एक बार खाना अंदर चला गया तो एसिड की प्रोडक्शन हो चुकी होती है अच्छी खासी, तो हमें उससे पहले ही उसकी प्रोडक्शन को क्या करना होता है, स्टॉप। इसलिए हम एम्प्टी स्टमक दे देते हैं। ठीक है, ताकि आपकी जो पहले ही आपके जो पंप्स हैं वो ब्लॉक हो जाएं और एसिड एसिड की प्रोडक्शन कम हो जाए। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये एक्सक्रीट होते हैं यूरिन में और फिसिस में। ये जो इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा है, ये आपके सुक्रालफेट का लिखा है, लेकिन वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट इसके देख लेते हैं। ये आपकी वेल टॉलरेटेड ड्रग है, और लेकिन इसकी वजह से ना आपकी जो बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन होती है, क्योंकि एसिड की प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं, तो समहाउ ये ना जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आ जाता है मीजोप्रोस्टोल, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है। ठीक है, अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ना बेसिकली आपके नेचुरल बॉडी के केमिकल्स हैं, जो बहुत सारे रोल प्ले कर रहे हैं। आपकी इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले कर रहे हैं, स्टमक में, किडनी में। ठीक है, इन सब जगहों पे ये रोल प्ले करते हैं। अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ना, यही आपकी स्टमक वॉल्स में, आप ऐसे कह लें कि उसमें उसे प्रोटेक्शन में रोल प्ले करते हैं। ये ना बेसिकली जो आपकी म्यूकस की लेयर बनती है ना, उसको बनने में ना हेल्प आउट कर रहे होते हैं ये मीजोप्रोस्टोल वगैरह। ठीक है, सॉरी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो अब मीजोप्रोस्टोल क्या है, इन्हीं से मिलता जुलता केमिकल है, प्रोस्टाग्लैंडिन से मिलता जुलता केमिकल। तो अब ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी बहुत सारी ना प्रिपरेशन आपके पास आ जाती हैं। ये डाइक्लोफेनिक के साथ, या जो पेन किलर्स होते हैं उनके साथ मीजोप्रोस्टोल कॉम्बिनेशन में आता है। तो वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि जितने भी आपके एनसेड्स होते हैं ना, ये बेसिकली आपके एसिड की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देते हैं, और काफ़ी ज़्यादा हार्ट बर्न वगैरह कॉज करते हैं। तो फिर हम साथ क्यों देते हैं, सो दैट आपकी म्यूकस की लेयर भी प्रोटेक्टेड रहे, और वो आपको पेन पेन से भी रिलीफ मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए मीजोप्रोस्टोल भी साथ दे देते हैं। अब ये जो मीजोप्रोस्टोल है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये बेसिकली इनहिबिट करती है गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को, और डायरेक्ट एक्शन इसका पेराइटल सेल्स पे भी है, और ये आपके जो प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स होते हैं उन पे जाके बाइंड करती है, और उसके अलावा जो आपकी म्यूकस और बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन है उसको भी इंक्रीज कर देती है। अच्छा, थेराप्यूटिक एक्शन इसका क्या है कि ये इफ़ेक्टिवली आपकी ना एंटी अल्सर ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ होती है,
उसके अलावा अगर आप हायर डोज लेंगे तो आपका गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। अब इसके ना कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हैं। अब ये मीजोप्रोस्टोल है ना, सिर्फ एक जगह पे काम नहीं करता, ये मल्टीपल जगहों पे बॉडी में काम करता है। ये ना यूट्रस पे भी काम करता है। तो यूट्रस में ये क्या करता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, ठीक है। तो ये वैसे जो मीजोप्रोस्टोल है ये आपकी जो गायनी पेशेंट्स हैं और उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। यही रीज़न है कि जब फीमेल्स में मीजोप्रोस्टोल दी जाती है तो वो बहुत ज़्यादा उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद, हर चीज़ लेने के बाद उन्हें रेकमेंड की जाती है, क्योंकि वो इन केस ऑफ प्रेगनेंसी अगर कोई ले लेता है तो उसका मिसकैरेज हो सकता है, क्योंकि वो ये क्या करती है, यूट्रिन की कॉन्ट्रैक्शंस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती है, तो मिसकैरेज का चांस रहता है। सो दैट आप ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में। उसके अलावा ये डायरिया और नोजिया भी कॉज करती है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड, जो कि मोस्टली आपके जो एंटासिड सिरप्स होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये बेसिकली ना आपके एसिड को बैलेंस करता है। एसिड क्या है, HCl है। और इनमें क्या होता है, ये जो एंटासिड है इनमें आपका मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, ठीक है, AlOH2, ठीक है, एम Al3OH, ठीक है। उसके अलावा मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, MgOH2 आ जाता है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये भी प्रेजेंट होते हैं स्टमक में, HCl भी प्रेजेंट होता है। अब उस उधर से ये हाइड्रोजन और इसका जो OH होता है ग्रुप, ये दोनों मिलके वाटर बना देते हैं, ठीक है। और वाटर वाटर की प्रोडक्शन हो जाती है और बाकी जो इनकी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सॉल्ट बना के बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। तो बेसिकली इन दिस वे ये आपके ना एसिड की न्यूट्रलाइजेशन कॉज करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो वाटर की प्रोडक्शन होगी, सॉल्ट बन जाएगा और आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। तो गैस्ट्रिक एसिड को रिड्यूस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थेराप्यूटिक यूजेस ये है कि पेप्टिक अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर, कोई और स्टमक बर्निंग, इन सब चीज़ों में आपके एंटासिड यूज़ किए जाते हैं। एडवर्स इफेक्ट में ये है कि कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकते हैं, जिसे हम कब्ज भी बोलते हैं। स्टमक पेन हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है, और लॉस ऑफ एपेटाइट भूख ना लगना, और मसल वीकनेस वगैरह आपकी हो सकती है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ये आपकी बेसिकली फीसेस से रिमूव होते हैं और स्मॉल अमाउंट इसकी किडनी से भी एक्सक्रीट आउट होती है। उसके बाद जो आ जाते हैं म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट, जिन्हें सुक्राल फेट कहा जाता है। अब सुक्राल फेट कैसी ड्रग है, सुक्राल फेट ऐसी ड्रग है कि जो हम ना खाने से पहले लेंगे, ठीक है, ये करेगी क्या, ये आपके स्टमक के अराउंड एक लेयर बना देगी, लेयर बना देगी, समझ ले म्यूकस की लेयर की तरह। और जब आप खाना वगैरह खाएंगे सो दैट जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वो स्टमक वॉल को डैमेज फर्दर ना करे, ठीक है। तो सुक्राल फिट हमेशा खाने से 1 घंटा पहले दी जाती है, ताकि ये लेयरिंग बना ले, उसके बाद खाना खाया जाए। ये इन्हें म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट इसीलिए बोलते हैं, इस लेयरिंग बनाने की वजह से। अगर म्यूकोजल इंजरी है, इन्फ्लेमेशन वगैरह, उसको रिड्यूस करते हैं, हीलिंग टाइम को बेसिकली ये इंक्रीज करते हैं, ठीक है। थेराप्यूट इंक्रीज नहीं करते, मतलब हीलिंग जो है ना उसको क्विक करेंगे, क्योंकि ये लेयर बनाएंगे, ठीक है, और उससे हीलिंग टाइम मिल जाएगा। थेराप्यूटिक यूजेस क्या है, ड्यूडिनल अल्सर में लॉन्ग टर्म जो ट्रीटमेंट्स होती हैं उनमें ये यूज़ की जाती है। फार्माकोकाइनेटिक्स यही है कि वेल एब्जॉर्ब्ड होती है, ओरली भी, ठीक है, सिस्टेमिकली भी। उसके अलावा वेल टॉलरेटेड भी है, शॉर्ट हाफ लाइफ इसकी होती है, 1 आवर तक ऑलमोस्ट। उसके बाद ये क्या होती है कि किडनी से रिमूव हो जाती है इजीली। लेस सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं सुक्राल फेट के, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, नोजिया या वॉमिटिंग ये कॉज कर सकता है, ठीक है। जो नेक्स्ट ड्रग्स हैं वो आपकी कौन सी हैं, एंटी डायरियल ड्रग्स, या ड्रग्स जो कि आपके डायरिया में यूज होती हैं। अब डायरिया क्या कंडीशन है, डायरिया वो कंडीशन है जिसमें आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं उनकी मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि उनकी मूवमेंट,
ठीक है, मोटिलिटी मतलब मूवमेंट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स वो इतनी ज़्यादा करती हैं कि एकदम एब्रप्ट आपका जो होता है क्या हो जाता है, एक्सक्रीशन हो जाती है। ठीक है, ये आपके डिफरेंट कंडीशंस की वजह से हो सकते हैं। समटाइम्स आपका इंटेस्टाइनल इशू हो सकता है, समटाइम किसी बैक्टीरिया की वजह से, किसी माइक्रोब की वजह से हो सकती है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि रीज़न क्या है। उसी के अकॉर्डिंग फिर हम एंटी मोटिलिटी एजेंट देते हैं, एब्जॉर्बेंट्स देते हैं। ठीक है, एंटी मोटिलिटी एजेंट क्या करेंगे, मूवमेंट को रिड्यूस करेंगे। एब्जॉर्बेंट्स क्या करेंगे, वाटर को उससे रिमूव कर लेंगे, वाटर जितना होगा वो वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में चला जाएगा। ठीक है, और फिर जो है आपका जो है फीकल मैस वो जो है थिक हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है और क्या, अगर कोई किसी माइक्रोब की वजह से हुआ है तो हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी साथ दे देते हैं। अब एंटी मोटिलिटी एजेंट कौन से हैं, एंटी मोटिलिटी एजेंट में आपका लोपिरामाइड है, जिसकी कॉमन एग्जांपल अगर हम देखें इमोडियम। ठीक है, अब ये जो इमोडियम है ये भी दी जाती है। उसके अलावा एब्जॉर्बेंट्स में क्या दिया जाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वो एज एन एब्जॉर्बेंट भी यूज किया जाता है। लोपिरामाइड अब क्या करेगा, लोपिरामाइड जो है वाइडली यूज किया जाता है, ये आपकी जो एसिटाइल कोलिन है उसके रिलीज को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि एसिटाइल कोलिन अगर रिलीज नहीं होगा, एसिटाइल कोलिन ने रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करना है और उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवानी है। वही अगर वही इनहिबिट हो गया, वो रिलीज ही नहीं हुआ, तो कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होंगी तो अल्टीमेटली आपकी मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसका कोई एनाल्जेसिक इफेक्ट तो नहीं होता। साइड इफेक्ट्स देखें तो ड्राउजीनेस हो सकती है, गनूदगी सी हो सकती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, डिजीनेस हो सकती है। लेकिन ये छोटे बच्चों में यूज़ नहीं की जाती। और जो उन पेशेंट को, और उन पेशेंट में भी जिन्हें सिवियर कोलाइटिस हो, कोलाइटिस बेसिकली कोलोन के इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं। उसके बाद जो है आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, जो कि एक एब्जॉर्बेंट के तौर पे भी यूज़ होता है। ठीक है, डायरिया को कंट्रोल करने के लिए। अब ये ना बेसिकली जो टॉक्सिन्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उन्हें फीकल मैथ के थ्रू रिमूव करवा देता है। तो एक तरह से प्रोटेक्टिव और कोटिंग ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत सारे ड्रग्स के ना एब्जॉर्प्शन में भी इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सेपरेट ही लेना चाहिए। उसके बाद आपकी ड्रग्स आ जाती हैं कॉन्स्टिपेशन की। उनमें आप, अब कॉन्स्टिपेशन क्या कंडीशन है जिनमें आपकी जो फीकल मैस है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और आपको एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम फेस करना होता है। इसके लिए हम लग्जेटिव्स यूज़ करते हैं, ऐसे एजेंट्स यूज़ करते हैं जो कुछ होते हैं ऐसे एजेंट जो स्टूल को सॉफन करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि जी जो आपकी इंटेस्टाइन्स है उसकी मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं। और इन दिस वे आपका लेग्जेटिव एक्शन आता है। लेग्जेटिव एक्शन का क्या मतलब है, एंटी कॉन्स्टिपेटिव एक्शन। ठीक है, तो अब इसमें हम कुछ इरिटेंट्स एंड स्टिमुलेंट्स यूज करते हैं जिनमें कैस्टर ऑयल आ जाता है। सेलाइन और ऑस्मोटिक लेग्जेटिव यूज करते हैं जिनमें लेक्टोलोज आता है। और स्टूल सॉफ्टनर्स में आपका डोकोसेट आ जाता है। तो कैस्टर ऑयल की अगर बात करें तो ये कैसे काम करता है, इसके अंदर ना एक एसिड होता है जिसे हम कहते हैं रेसोनोलिक एसिड। ठीक है, ये जो रेसोनोलिक एसिड है ये क्या करता है, ये स्टमक और इंटेस्टाइन्स में ना इरिटेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है। तो मूवमेंट इंक्रीज होती है मतलब मोटिलिटी इंक्रीज करती है, इंक्रीज होती है, तो वो एक आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है कॉन्स्टिपेशन में। दूसरा आपका है लेक्टोलोज जो कि ऑस्मोटिक लेग्जेटिव्स है। अब ऑस्मोसिस का क्या प्रोसेस होता है, बेसिकली मूवमेंट ऑफ वाटर को कहते हैं टूवर्ड्स सल्यूट। ठीक है, तो लेक्टोलोज बेसिकली ऐसा केमिकल है जब वो सल्यूट की तरह एक्ट करता है, जहाँ पर प्रेजेंट होगा वाटर उसको पीछे पीछे मूव कर जाएगा। तो जब लेक्टोलोज आपकी किस जगह में जाता है, ये आपकी ये जो शुगर है ये आपकी बेसिकली डाइसेक्राइड है। और जब ये आपके इंटेस्टाइन में एंटर करती है तो फिर उसके साथ वाटर जो है वो भी आपका इंटेस्टाइन में आ जाता है और स्टूल सॉफ्टनिंग में रोल प्ले करते हैं।
ये आपके जो दूसरा ये है कि जो लैक्टोलोज है वो आपके इंटेस्टाइनल एंजाइम उसे डिग्रेड नहीं कर सकते, लेकिन जो आपकी कोलोनिक बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो इससे क्या करती हैं, वो इसे लैक्टिक फॉर्मिक और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देती हैं। और बेसिकली यही जो हैं ये आपके सल्यूट के तौर पे काम करते हैं, और फर्दर ऑस्मोसिस होता है, और जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज कर देता है, और फिर उस जगह पे फ्लूइड जो है, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होती है, और फाइनली आपकी कोलोन डिस्टेंशन होगी और स्टूल सॉफ्टनिंग भी आपके साथ हो जाती है। ठीक है। डोकोसेट क्या है, स्टूल सॉफ्टनर के तौर पे यूज होता है। ये एक ना इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है। अब ये एक तो ईज करेगा पैसेज में और स्टूल को सॉफ्ट करेगा, उसके अलावा ये जो है, लेकिन ये जो आपकी ड्रग है ना इसे काफ़ी टाइम लग जाता है असर करने में, तो ये प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्विक रिस्पॉन्स के लिए ये आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है असर करने में। ये आपको मिनरल ऑयल के साथ नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये इनकी एब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो लास्ट में हमने देखना है वो हमने एंटीएमेटिक एजेंट देखने हैं, जो कि एंटीएमेटिक मतलब वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। अब वॉमिटिंग क्या है, वॉमिटिंग एक आपका रिफ्लक्स है और प्रोटेक्टिव रिफ्लक्स है। अगर कोई चीज़ आपकी जीआईटी में आ जाती है, कोई हार्मफुल सब्सटेंस है, तो उसे बॉडी से रिमूव किया जाता है, और रिवर्स पेरिस्टालिटिक मूवमेंट या एंटी पेरिस्टालिटिक मूवमेंट की जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इमेसिस बोलते हैं। ठीक है। इसमें जो स्टमक का कंटेंट होता है वो इसोफिगस के थ्रू माउथ से रिमूव हो जाता है। ठीक है। इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, प्रेगनेंसी हो सकती है, मोशन सिकनेस, ट्रैवलिंग की वजह से, जीआई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई जीआईटी ट्रैक में कोई सब्सटेंस आ गया है, पेप्टिक अल्सर की वजह से, किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी की वजह से, रीनल फेलियर हो सकता है, हेपेटाइटिस जिसमें आपकी लिवर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है। अब जो ड्रग यूज होती है वॉमिटिंग के लिए या एमएसएस के लिए वो कौन कौन सी हैं, उनमें आपकी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आ जाती हैं। ठीक है। उसके अलावा न्यूरोलेप्टिक्स आ जाती हैं कुछ, फिर प्रोकाइनेटिक ड्रग्स हैं, एडजुवेंट थेरेपीज जो यूज की जाती हैं, H1 एंटीहिस्टामिन्स हैं, और 5-HT3 एंटागोनिस्ट भी यूज होते हैं। अब इन्हें वन बाय वन देख लेते हैं। एंटीकोलिनर्जिक्स में हायोसिन और डाइसाइक्लोअमीन यूज किए जाते हैं, जो कि आपके कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। न्यूरोलेप्टिक्स में हमारे पास क्लोट्रोमाजीन आती है, वो भी समवट यूज की जाती है मैसेज को कंट्रोल करने के लिए। प्रोकाइनेटिक एजेंट में आपका मेटोक्लोप्रामाइड बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, सिसप्राइड। उसके अलावा एडजुवेंट एंटीएमेटिक्स में आपका जो है बेंजोडाइजेपिन, नेल्बिलोन, डेक्सामेथासोन, ये उसके ना एडजुवेंट थेरेपी के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है। ये फर्स्ट टाइम में यूज नहीं करते। H1 एंटीहिस्टामिन जो है वो भी यूज किए जाते हैं, जिनमें प्रोमेथाजिन आ जाता है, डाइफेनहाइड्रामिन आ जाता है। ठीक है। जिसमें आपकी ये ब्रेविनेट वगैरह आ जाती है। फिर उसके बाद 5-HT3 एंटागोनिस्ट में आपके ऑनसेट आ जाता है, जिसमें ऑन्डेनसेट्रॉन है, और ये जो ग्रेनिसेट्रॉन भी आ जाती है। ये जो ग्रेनिसेट्रॉन है, ये जो कैंसर कीमोथेरेपी से रिलेटेड आपकी जो वॉमिटिंग होती है उसमें यूज की जाती है। अब इन्हें वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपके आ जाते हैं D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। वो कौन कौन से हैं, मेटोक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन। ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। फिर सिडेटिव और हिप्नोटिक एजेंट, जिनमें बार्बिटूरेट्स, बेंजोडाइजेपिन आ जाते हैं। फिर आपके एंटी मस्करीनिक आ जाते हैं, जिनमें स्कोपोलामिन वगैरह आ जाते हैं। फिर H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिनमें मैक्लिजीन और डायमेनहाइड्रेनेट आ जाते हैं। ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट कॉमनली आपकी मेडिसिन यूज की जाती है। मेटोक्लोप्रामाइड की बात करें तो ये D2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, यानी कि ये आपके डोपामिन रिसेप्टर जो है आपके ब्रेन में, ठीक है, और ब्रेन में किस रीजन में, CTZ। CTZ कौन सा होता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। तो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को जिसकी वजह से ये वो रीजन है जहाँ पे केमिकल की डिटेक्शन होती है, और आपको यहाँ पर ये वॉमिटिंग सेंटर भी होता है। जब ये ब्लॉक हो जाता है तो वॉमिटिंग प्रोड्यूस नहीं होती।
तो इसके साथ साथ ये क्या करता है, एनहांस करता है एसिटाइलकोलिन और मस्करिनिक एक्शन को इन दी गट, ठीक है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बेसिकली इंक्रीज होगी और आपका वॉमिटिंग जो है वो जो वॉमिटिंग सेंटर है वो ब्लॉक हो जाएगा। यूजेस क्या है, नोजिया वॉमिटिंग में यूज होता है, जीआईटी डिसऑर्डर में, कोई इमरजेंसी एनेस्थीसिया, इमरजेंसी में एनेस्थीसिया के साथ यूज किया जाता है ताकि आपका GERD रिफ्लेक्स जनरेट ना हो, वॉमिटिंग ना हो, ठीक है। तो यूजुअली सर्जरीज में भी ये यूज किया जाता है। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट इसमें क्या है, आपको रेस्टलेसनेस हो सकती है, डायरिया हो सकता है। डायमेनहाइड्रेनेट जो कि H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ये जो हिस्टामिन रिसेप्टर्स हैं उन पे काम करते हैं और H1 हिस्टामिन रिसेप्टर, ठीक है, और एंटीमाइटिक इफेक्ट आपका प्रोड्यूस करते हैं। अब इसके साथ साथ ना ये आपकी कुछ जो है एलर्जिक रिएक्शंस में भी आपको रिलीफ देते हैं, जैसे आपको रैश वगैरह, वाटरी आइज, रनी नोज, इचिंग, स्नीजिंग, ठीक है, इन सब में से भी रिलीफ देते हैं। उसके अलावा मोशन सिकनेस में, एंजाइटी, टेंशन में, स्लीपलेसनेस में, इन सब में भी रिलीफ देते हैं। और एडवर्स इफेक्ट में क्या आ जाता है, डिजी फील कर सकते हैं, हेडेक हो सकता है, ड्राउजी फील कर सकते हैं और फटीग भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका था चैप्टर कौन सा, जीआईटी ड्रग्स। नेक्स्ट जो है वो हमने डिस्कस करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रग्स।